क्या एक गांव का साधारण लड़का देश की राजनीति बदल सकता है? नमस्ते श्रोताओं, स्वागत है द बेटर वर्ल्ड पर अमित शाह एक राजनेता का सफर में। मानसा की गलियों से गृह मंत्रालय तक जानिए उनकी प्रेरक कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, द बेटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। प्रारंभिक जीवन और जड़ें। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो गुजरात के छोटे से गांव से निकला और देश की राजनीति में एक तूफान ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमित भाई अनिल चंद्र शाह। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक व्यापारी थे। वो कपड़ा और रियल एस्टेट का छोटा मोटा कारोबार करते थे। उनकी मां कुसुमबेन एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों को प्यार और अच्छे संस्कार देती थी। अमित का परिवार जैन था। उनके घर में सादगी और मेहनत को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन जल्द ही उनका परिवार मुंबई से गुजरात के मेहसाणा जिले के मानसा गांव चला गया। यही वो जगह थी जहां अमित का बचपन बीता। मानसा एक छोटा सा गांव था। वहां न तो पक्की सड़कें थी, न ही बिजली का हमेशा इंतजाम। गांव की गलियों में बच्चे मिट्टी में खेलते, खेतों में दौड़ते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। अमित भी इन बच्चों में से एक थे। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते, पतंग उड़ाते और गांव के मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में शामिल होते। लेकिन अमित में कुछ खास था। वो बचपन से ही थोड़े गंभीर और जिज्ञासु थे। उनकी मां अक्सर बताया करती थी कि अमित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल से आने के बाद वो घंटों किताबों में डूबे रहते। खासकर वो उन किताबों को पढ़ना पसंद करते थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और बड़े नेताओं की कहानियां बताती थी। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और गांधी जी की कहानियां उन्हें बहुत प्रेरणा देती थी। श्रोताओं, सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास न तो ज्यादा पैसे थे, न ही बड़े शहरों जैसी सुविधाएं, वो किताबों के जरिए बड़े बड़े सपने देखता था। मानसा की मिट्टी, वहां की सादगी और सामुदायिक जीवन ने अमित के व्यक्तित्व को गढ़ा। लेकिन उनके जीवन में एक और चीज थी जिसने उनकी सोच को गहरा प्रभावित किया। उनका परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से उनका जुड़ाव। अमित के परिवार का आरएसएस से पुराना नाता था। उनके पिता आरएसएस के समर्थक थे। वो मानते थे कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ये विचार अमित के मन में भी बचपन से ही घर कर गया। जब वो सिर्फ 13 साल के थे, तब उन्होंने आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किया। शाखा वो जगह थी जहां गांव के बच्चे और युवा एक साथ इकट्ठा होते। वहां शारीरिक व्यायाम होता, खेल कूद होते और सबसे जरूरी राष्ट्रवाद और देश सेवा की बातें होती थी। अमित को यहां अनुशासन और संगठन का महत्व समझ में आया। वो बड़े ध्यान से स्वयं सेवकों की बातें सुनते और सोचते कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आरएसएस में शामिल होने का मतलब सिर्फ शाखा में जाना नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां अमित ने सीखा कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वहां के स्वयंसेवक उन्हें बताते कि भारत को मजबूत बनाने के लिए हर छोटे कार्यकर्ता का योगदान जरूरी है। ये बातें अमित के मन में गहरे उतर गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि वो देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। एक साधारण परिवार से आने वाले अमित को पता था कि उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे अमित बड़े हुए, उनके परिवार ने फैसला किया कि उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए अहमदाबाद भेजा जाए। अहमदाबाद उस समय गुजरात का सबसे बड़ा शहर था। यहां अवसर भी थे और चुनौतियां भी। अमित ने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद में पूरी की। वो स्कूल में एक औसत छात्र थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की क्षमता सबको दिखाई देती थी। वो स्कूल की डिबेट में हिस्सा लेते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते
और अपने विचारों को बेबाकी से रखते। उनके शिक्षक अक्सर कहते, इस लड़के में कुछ खास है, ये बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल के बाद अमित ने अहमदाबाद के नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक कामों में थी। कॉलेज के दिनों में ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गए। एबीवीपी आरएसएस का छात्र संगठन था जो छात्रों के हितों के लिए काम करता था। यहां से अमित की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एबीवीपी में अमित ने पहली बार संगठन और नेतृत्व का असली मतलब समझा। वो छात्रों के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और उनके लिए प्रदर्शन आयोजित करते। उस समय भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक नई पार्टी थी। ये 1980 में बनी थी और कांग्रेस के सामने इसकी ताकत बहुत कम थी। बीजेपी को देश में अपनी जगह बनानी थी और इसके लिए कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। अमित जैसे युवा कार्यकर्ता साइकिल पर गांव-गांव घूमते, पर्चे बांटते और लोगों को बीजेपी के विचारों से जोड़ने की कोशिश करते। वो छोटी-छोटी सभाओं में भाषण देते और लोगों को बताते कि बीजेपी देश को कैसे मजबूत बना सकती है। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक युवा लड़का जिसके पास न तो बड़ा नाम था, न ही पैसे की ताकत, वो साइकिल पर गलियों में घूमता और लोगों को अपने विचारों से जोड़ता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते, ये बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस तो हमेशा जीतेगी। कुछ लोग ताने मारते, तुम जैसे लड़के क्या बदलाव ला सकते हो। लेकिन अमित ने इन बातों को दिल से नहीं लगाया। वो जानते थे कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो रास्ता आसान नहीं होगा। उनकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे उन्हें गुजरात में बीजेपी के एक उभरते हुए कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिलाई। इस शुरुआती दौर में अमित के सामने कई चुनौतियां थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनके पिता का व्यापार छोटा था और परिवार को चलाने के लिए ज्यादा कमाई नहीं थी। ऐसे में अमित को अपनी पढ़ाई और राजनीतिक काम दोनों को संभालना पड़ता था। बीजेपी में भी उस समय पैसे की कमी थी। कार्यकर्ताओं को अपने खर्चे पर काम करना पड़ता था। कई बार अमित को अपने जेब खर्च से पर्चे छपवाने पड़ते या सभाओं के लिए इंतजाम करने पड़ते, लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें और मजबूत बनाया। इस दौरान अमित ने एक और बड़ा सबक सीखा, संगठन की ताकत। वो देखते थे कि आरएसएस और एबीवीपी में कैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। वो समझ गए कि अगर आप लोगों को एकजुट कर सकें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यही विचार बाद में उनकी राजनीतिक रणनीति का आधार बना। वो हर छोटे कार्यकर्ता की अहमियत समझते थे क्योंकि वो खुद उस जगह से आए थे। इसी दौरान अमित की मुलाकात एक और युवा नेता से हुई जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। उस समय नरेंद्र मोदी भी आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। दोनों की सोच में बहुत समानता थी। दोनों देश को मजबूत बनाने का जुनून रखते थे और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते थे। ये मुलाकात बाद में भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत साझेदारी बन गई। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि ये दो युवा गुजरात और देश की राजनीति को पूरी तरह बदल देंगे। अमित शाह का ये शुरुआती सफर हमें सिखाता है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ मेहनत, लगन और अपने लक्ष्य पर विश्वास की। मानसा के उस छोटे से लड़के ने जो मिट्टी की गलियों में खेलता था, ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ये था अमित शाह की जिंदगी का पहला अध्याय। ये हमें उनके मूल्यों, उनके परिवार और उनकी शुरुआती प्रेरणाओं से मिलवाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अमित ने बीजेपी में अपनी जगह बनाई, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर गुजरात की राजनीति को नया आकार दिया और कैसे वो एक के बाद एक चुनौतियों को पार करते गए। तो श्रोताओं, तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए,
जहां हम बात करेंगे अमित शाह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। राजनीति में पहला कदम। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने गुजरात के छोटे से गांव मानसा से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। एक साधारण परिवार में जन्मे अमित ने बचपन से ही बड़े सपने देखे। किताबों और आरएसएस की शाखाओं ने उनके मन में देश सेवा का जुनून जगाया। अहमदाबाद में पढ़ाई के दौरान वो एबीवीपी से जुड़े और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आज हम बात करेंगे अमित शाह के उस दौर की जब उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। ये कहानी है मेहनत, लगन और उन चुनौतियों की जिन्हें पार करके अमित ने बीजेपी में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए इस रोचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह की जिंदगी में 1980 का दशक एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उस समय वो अहमदाबाद के नरसी मोंजी कॉलेज में पढ़ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के साथ साथ उनकी असली रुचि सामाजिक और राजनीतिक कामों में थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। एबीवीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन था जो छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ता था और राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ावा देता था। अमित को यहाँ काम करने में बहुत मजा आता था। वो छात्रों के बीच जाते, उनकी परेशानियां सुनते और कॉलेजों में प्रदर्शन आयोजित करते। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक कॉलेज का युवा जो दिन में पढ़ाई करता और शाम को एबीवीपी की सभाओं में हिस्सा लेता। वो साइकिल पर अहमदाबाद की गलियों में घूमता, पर्चे बांटता और लोगों को आरएसएस और बीजेपी के विचारों से जोड़ता। उस समय बीजेपी एक नई पार्टी थी। 1980 में बनी ये पार्टी कांग्रेस के सामने बहुत छोटी थी। लोग बीजेपी को गंभीरता से नहीं लेते थे। कई लोग तो कहते ये पार्टी कभी नहीं जीतेगी। लेकिन अमित जैसे युवा कार्यकर्ता इस बात से हताश नहीं होते थे। वो मानते थे कि मेहनत और सही विचारों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एबीवीपी में काम करते हुए अमित ने संगठन की ताकत को और करीब से समझा। वो देखते थे कि कैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। वो सभाओं में भाषण देते, छात्रों को एकजुट करते और उनके लिए छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते। मसलन, अगर किसी कॉलेज में फीस ज्यादा हो जाती या किताबें महंगी हो जाती तो अमित और उनके साथी प्रदर्शन करते। इन छोटे छोटे कामों से अमित को लोगों के बीच पहचान मिलने लगी। लोग कहने लगे, ये लड़का कुछ अलग है, इसमें नेतृत्व की चमक है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उस समय गुजरात में कांग्रेस का दबदबा था। बीजेपी को लोग एक ऐसी पार्टी मानते थे जो सिर्फ कुछ खास विचारों तक सीमित थी। अमित जैसे कार्यकर्ताओं को हर कदम पर चुनौतियां मिलती थी। कई बार उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते। कुछ लोग कहते, तुम जैसे नौजवान पढ़ाई पर ध्यान दो, राजनीति में क्या रखा है। कुछ लोग बीजेपी के विचारों का विरोध करते और अमित को बहस में उलझाने की कोशिश करते। लेकिन अमित ने इन सबको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। वो शांत रहते, लेकिन उनके मन में एक जुनून था देश को बदलने का। 1980 के दशक के आखिर में अमित ने एबीवीपी के काम को और गंभीरता से लिया। वो गुजरात में एबीवीपी के एक प्रमुख कार्यकर्ता बन गए। इस दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से और गहरी हुई। नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के प्रचारक थे और बीजेपी के लिए संगठन का काम देखते थे। दोनों की सोच में बहुत समानता थी। दोनों मानते थे कि भारत को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत संगठन और मेहनती कार्यकर्ताओं की जरूरत है। नरेंद्र मोदी को अमित की मेहनत और चतुराई बहुत पसंद आई। वो अक्सर अमित को छोटे छोटे काम सौंपते, जैसे किसी सभा को आयोजित करना या गांवों में बीजेपी के विचारों को फैलाना। श्रोताओं, ये वही समय था जब अमित और नरेंद्र मोदी की दोस्ती और साझेदारी की नींव पड़ी। ये साझेदारी बाद में भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन उस समय अमित सिर्फ एक मेहनती कार्यकर्ता थे जो अपने दम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1990 के दशक की शुरुआत में
अमित ने बीजेपी में औपचारिक रूप से काम शुरू किया। वो गुजरात में पार्टी के लिए ग्रास रूट्स यानी जमीनी स्तर पर काम करते थे। उस समय बीजेपी को गुजरात में अपनी जड़ें जमाने की जरूरत थी। अमित गांव-गांव, शहर-शहर घूमते। वो लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें बीजेपी के विचारों से जोड़ने की कोशिश करते। वो छोटी-छोटी सभाएं आयोजित करते, जहां वो बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों को लोगों तक पहुंचाते। इस दौरान अमित को कई बार आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार की स्थिति सामान्य थी। उनके पिता का छोटा-मोटा व्यापार था, लेकिन उससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। बीजेपी में भी उस समय पैसे की कमी थी। कार्यकर्ताओं को अपने खर्चे पर काम करना पड़ता था। कई बार अमित को अपनी जेब से पैसे लगाकर पर्चे छपवाने पड़ते या सभाओं के लिए इंतजाम करने पड़ते, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। वो कहते थे, अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। 1995 में अमित को एक बड़ा मौका मिला। उन्हें गुजरात में बीजेपी की युवा शाखा का जिम्मा सौंपा गया। ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उन्हें सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में काम करना था। वो युवाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करते। वो कॉलेजों में जाते, युवाओं से बात करते और उन्हें पार्टी के लिए प्रेरित करते। उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे गुजरात में बीजेपी की युवा शाखा मजबूत होने लगी। लोग अमित को एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो मेहनती भी है और चतुर भी। इस दौरान अमित ने अपनी रणनीतिक सोच का परिचय दिया। वो समझ गए थे कि राजनीति में जीतने के लिए सिर्फ भाषण देना काफी नहीं है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। वो गांवों में छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते। मसलन, अगर किसी गांव में पानी की कमी होती तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रशासन से बात करते। अगर किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी होती तो वो उस मुद्दे को उठाते। इन छोटे छोटे कामों से लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ने लगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। गुजरात में उस समय कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी। कई बार अमित को स्थानीय नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग उन्हें धमकियां देते, कुछ लोग उनके काम को कमजोर करने की कोशिश करते, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। वो अपनी रणनीति पर टिके रहते। वो कहते, विरोधी जितना हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हम उतना और मेहनत करेंगे। 1997 में अमित को एक और बड़ा मौका मिला। उन्हें अहमदाबाद की सरखेज सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ने का मौका मिला। ये उनके लिए पहला बड़ा चुनाव था। उस समय वो सिर्फ 33 साल के थे। इतनी कम उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात थी। अमित ने इस चुनाव में जी जान लगा दी। वो दिन रात गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले और उन्हें बीजेपी के विचारों से जोड़ा। उनकी मेहनत रंग लाई। वो सरखेज से विधायक चुने गए। ये उनकी जिंदगी की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। श्रोताओं, सोचिए, एक साधारण परिवार का लड़का जो कुछ साल पहले साइकिल पर पर्चे बांटता था, वो अब गुजरात विधानसभा का हिस्सा था। ये जीत सिर्फ अमित की नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और लगन की थी। इस जीत ने उन्हें गुजरात बीजेपी में एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। इस दौरान अमित और नरेंद्र मोदी की साझेदारी और मजबूत हुई। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात बीजेपी के संगठन में अहम भूमिका निभा रहे थे। वो अमित की मेहनत और रणनीतिक सोच से बहुत प्रभावित थे। दोनों मिलकर गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने के लिए रणनीतियां बनाते। अमित को नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते थे, मोदी जी से मैंने सीखा कि राजनीति में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना भी जरूरी है। लेकिन अमित की ये शुरुआती सफलता बिना विवादों के नहीं थी। कुछ लोग उन्हें एक युवा और आक्रामक नेता मानते थे। कुछ लोग कहते, ये लड़का बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। कुछ स्थानीय नेताओं को उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी।
लेकिन अमित ने इन बातों को नजरअंदाज किया। वो अपने काम पर ध्यान देते। वो जानते थे कि राजनीति में विरोध और आलोचना आम बात है। अमित शाह का ये शुरुआती राजनीतिक सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का, जिसके पास न तो पैसा था न ही बड़ा नाम, उसने अपनी मेहनत से बीजेपी में अपनी जगह बनाई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अमित ने गुजरात की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया और कैसे वो विवादों और चुनौतियों से जूझे। तो श्रोताओं, तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए, जहां हम बात करेंगे अमित शाह के गुजरात में बढ़ते प्रभाव की, कैसे वो नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी बने और कैसे उन्होंने बीजेपी को गुजरात में एक ताकतवर पार्टी बनाया। गुजरात राजनीति में उभार। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने राजनीति में अपने पहले कदम रखे। एक साधारण परिवार से आने वाला युवा जो साइकिल पर गांव-गांव पर्चे बांटता था, वो 1997 में गुजरात की सरखेज सीट से विधायक बन गया। ये उनकी मेहनत और लगन की जीत थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब अमित शाह ने गुजरात की राजनीति में अपनी मजबूत छाप छोड़ी। कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बीजेपी को गुजरात में सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और कैसे वो कुछ बड़े विवादों के बीच भी डटकर मुकाबला करते रहे। ये कहानी है मेहनत, रणनीति और उन चुनौतियों की जिन्होंने अमित शाह को एक मजबूत नेता बनाया। तो चलिए इस रोचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। 1997 में सरखेज से विधायक बनने के बाद अमित शाह का कद गुजरात बीजेपी में तेजी से बढ़ने लगा। वो सिर्फ 33 साल के थे, लेकिन उनकी मेहनत और चतुराई ने उन्हें पार्टी में एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो न सिर्फ मेहनती है बल्कि रणनीति बनाने में भी माहिर है। अमित को ये अच्छे से पता था कि राजनीति में जीतने के लिए सिर्फ भाषण देना काफी नहीं है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। उस समय गुजरात में बीजेपी धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। 1980 में बनी ये पार्टी अभी भी कांग्रेस के सामने छोटी थी, लेकिन अमित जैसे युवा नेताओं की मेहनत से बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा था। अमित दिन रात काम करते, वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते, लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। अगर किसी गांव में पानी की कमी होती तो वो स्थानीय प्रशासन से बात करते। अगर किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी होती तो वो उस मुद्दे को उठाते। इन छोटे छोटे कामों से लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है। इस दौरान अमित की साझेदारी नरेंद्र मोदी के साथ और गहरी हुई। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात बीजेपी के संगठन में अहम भूमिका निभा रहे थे। वो पार्टी को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे थे। अमित को नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते थे, मोदी जी से मैंने सीखा कि राजनीति में सही समय पर सही फैसला लेना कितना जरूरी है। नरेंद्र मोदी भी अमित की मेहनत और रणनीतिक सोच से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर अमित को बड़े बड़े काम सौंपते, जैसे किसी सभा को आयोजित करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना या चुनाव की रणनीति बनाना। 1998 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। ये अमित के लिए एक बड़ा मौका था। वो सरखेज से फिर से चुनाव लड़े और जीत गए। इस जीत ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया। लेकिन अमित सिर्फ अपनी सीट जीतने तक सीमित नहीं रहे। वो गुजरात में बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। वो कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते, उन्हें सिखाते कि कैसे मतदाताओं तक पहुंचना है। वो कहते, हर गांव, हर मोहल्ले में हमारा एक कार्यकर्ता होना चाहिए। उनकी ये रणनीति बीजेपी के लिए बहुत कारगर साबित हुई। 1998 में बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई और अमित का इसमें बड़ा योगदान था। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक युवा नेता
जो कुछ साल पहले एबीवीपी में पर्चे बांटता था, अब गुजरात की राजनीति में एक बड़ा नाम बन रहा था। लेकिन अमित की असली ताकत उनकी रणनीति में थी। वो हर को एक शतरंज के खेल की तरह खेलते। वो हर क्षेत्र का अध्ययन करते। वहां के लोग क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है और बीजेपी कैसे उनका भरोसा जीत सकती है। वो कार्यकर्ताओं को छोटी छोटी टोलियां बनाकर काम करने को कहते। हर टोली का एक लक्ष्य होता। गांव में जाकर लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करना। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये अमित के लिए एक बड़ा मौका था। नरेंद्र मोदी ने अमित को अपने करीबी सहयोगियों में शामिल किया। अमित को पार्टी संगठन और चुनाव रणनीति की बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा विवाद भी सामने आया, जिसने अमित की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2002 के गुजरात दंगे। 2002 में गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद हिंसा भड़क उठी। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए और गुजरात में तनाव का माहौल बन गया। नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार पर दंगों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा। अमित शाह, जो उस समय नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी थे, भी इस विवाद में घिर गए। कुछ लोग कहने लगे कि बीजेपी सरकार ने दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। कुछ विपक्षी नेताओं ने अमित पर भी सवाल उठाए, क्योंकि वो एक प्रमुख बीजेपी नेता थे और संगठन में उनकी अहम भूमिका थी। श्रोताओं, ये समझना जरूरी है कि ये दौर अमित के लिए बहुत मुश्किल था। दंगों का ये विवाद उनकी जिंदगी का पहला बड़ा संकट था। कई लोगों ने उन पर और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अमित ने इन आरोपों का जवाब शांत रहकर और अपने काम पर ध्यान देकर दिया। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो अमित पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि पर असर डाला। कुछ लोग उन्हें एक सख्त और विवादास्पद नेता मानने लगे। इस विवाद के बावजूद अमित ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि राजनीति में आलोचना और विवाद आते रहते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने और मेहनत की। वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले और उन्हें बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश की। उनकी रणनीति थी, लोगों का भरोसा जीतो, उनकी समस्याएं सुनो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि बीजेपी उनके लिए काम करेगी। इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 2002 में बीजेपी ने गुजरात में फिर से सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने और अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। गृह राज्य मंत्री के रूप में अमित ने गुजरात में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की। वो पुलिस सुधारों पर काम करते, अपराध को कम करने की रणनीति बनाते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी संगठन क्षमता। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते। वो कहते, हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है, अगर वे मजबूत हैं तो पार्टी मजबूत है। उनकी ये सोच बीजेपी को गुजरात में और मजबूत करती गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में अमित की रणनीति ने फिर से कमाल दिखाया। वो सरखेज से फिर से विधायक चुने गए और बीजेपी ने गुजरात में तीसरी बार सरकार बनाई। अमित की रणनीति इतनी सटीक थी कि विपक्षी पार्टियां उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। वो हर चुनाव को एक जंग की तरह लड़ते। वो हर गांव, हर मोहल्ले का हिसाब रखते। वो जानते थे कि कहां कितने वोटर हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। लोग कहने लगे, अमित शाह के सामने कोई नहीं टिक सकता। वो शतरंज के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर चाल पहले से सोच लेते हैं। लेकिन इस सफलता के साथ साथ अमित को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2000 के दशक में गुजरात में बीजेपी की जीत से कई विपक्षी नेता परेशान थे। वे अमित और नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश करते। कुछ लोग अमित को मोदी का छाया कहते, जैसे कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन अमित ने इन बातों को नजरअंदाज किया। वो कहते,
मेरा काम मेरी पहचान है, लोग चाहे जो कहें, मुझे अपने लक्ष्य से मतलब है। इस दौरान अमित ने गुजरात में सहकारी बैंकों और ग्रामीण विकास में भी काम किया। वो अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। उन्होंने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी मेहनत से सहकारी बैंक मजबूत हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक मदद मिलने लगी। ये काम उनकी छवि को और मजबूत करता गया। लोग कहने लगे, अमित शाह सिर्फ राजनीति ही नहीं, लोगों की भलाई के लिए भी काम करते हैं। लेकिन अमित का ये उभार बिना विवादों के नहीं था। 2002 के दंगों का असर अभी भी बना हुआ था। कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते रहते, कुछ विपक्षी नेता कहते, अमित शाह बहुत सख्त है, उनके फैसले से समाज में तनाव बढ़ता है। लेकिन अमित का जवाब हमेशा उनके काम से होता था। वो कहते, मैं अपने देश और अपने लोगों के लिए काम करता हूं। आलोचना तो होती रहेगी। श्रोताओं, अमित शाह का ये दौर हमें सिखाता है कि सफलता आसान नहीं होती। इसके लिए मेहनत, रणनीति और हिम्मत चाहिए। अमित ने गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की। वो विवादों से घिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी साझेदारी नरेंद्र मोदी के साथ और मजबूत हुई और दोनों ने मिलकर गुजरात को बीजेपी का गढ़ बना दिया। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अमित शाह एक और बड़े विवाद में फंसे, सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस। कैसे वो इस संकट से बाहर निकले और कैसे उन्होंने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की शुरुआत की। तो श्रोताओं, तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए, जहां हम बात करेंगे अमित शाह के जीवन के सबसे मुश्किल दौर की। कैसे उन्होंने कानूनी लड़ाइयां लड़ी और कैसे वो इन सब के बावजूद और मजबूत होकर उभरे। विवाद और कानूनी लड़ाइयां। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने गुजरात की राजनीति में अपनी मजबूत छाप छोड़ी। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी साझेदारी ने बीजेपी को गुजरात में एक ताकतवर पार्टी बना दिया। 1998, 2002 और 2007 के चुनावों में उनकी रणनीति ने कमाल दिखाया और वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री बने। लेकिन हर बड़ा नेता अपने जीवन में कुछ ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां उसकी हिम्मत और धैर्य की असली परीक्षा होती है। अमित शाह की जिंदगी में भी ऐसा ही एक दौर आया जब वो बड़े विवादों और कानूनी लड़ाइयों में घिर गए। आज हम बात करेंगे उस मुश्किल समय की जब अमित शाह पर गंभीर आरोप लगे, उनकी छवि पर सवाल उठे और कैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। ये कहानी है हिम्मत, धैर्य और एक नेता की अपने लक्ष्य पर अटल रहने की जिद की। तो चलिए इस रोचक और प्रेरणादायक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह का गुजरात में उभार तेजी से हुआ था। उनकी रणनीति और मेहनत ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया और वो नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए। लेकिन सफलता के साथ साथ विवाद भी आते हैं। 2000 के दशक में अमित शाह की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कुछ लोग और विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगी। कुछ लोग उन्हें मोदी का छाया कहते तो कुछ उनकी सख्त कार्यशैली को लेकर आलोचना करते। लेकिन 2010 में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने अमित शाह की जिंदगी को पूरी तरह हिला दिया। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ का मामला। सोहराबुद्दीन शेख का मामला क्या था? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक व्यक्ति को एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस का कहना था कि सोहराबुद्दीन एक अपराधी था जो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। लेकिन बाद में कुछ लोग और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, यानी पुलिस ने जानबूझकर सोहराबुद्दीन को मारा। और ये सब कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर हुआ। चूंकि अमित शाह उस समय गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे और गृह मंत्रालय पुलिस को देखता था, इसलिए विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक नेता जो दिन रात मेहनत करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा था, वो अचानक इतने बड़े आरोप में फंस गया।
2010 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। सीबीआई ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन पर कहा गया कि उन्होंने पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और सोहराबुद्दीन की हत्या में उनकी भूमिका थी। इन आरोपों के बाद अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल समय था। गिरफ्तारी के बाद अमित शाह को जेल में कुछ समय बिताना पड़ा। उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। न सिर्फ उनकी छवि पर सवाल उठे, बल्कि उनकी राजनीतिक जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2010 में गुजरात छोड़ने का आदेश दे दिया। यानी वो अपने घर, अपने राज्य और अपनी राजनीतिक जमीन से दूर कर दिए गए। ये अमित शाह के लिए एक तरह का निर्वासन था। श्रोताओं, सोचिए, एक व्यक्ति जो गुजरात में बीजेपी का मजबूत आधार बना रहा था, उसे अपने ही राज्य से बाहर जाना पड़ा। ये न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल समय था। उनकी पत्नी सोनलबेन और उनके बेटे जय शाह को भी इस दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन अमित शाह ने हार नहीं मानी। वो कहते थे, सच हमेशा जीतता है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अमित शाह दिल्ली में रहे। वहां उन्होंने बीजेपी के लिए काम करना जारी रखा। वो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते, रणनीति बनाते और गुजरात से दूर रहकर भी बीजेपी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते। लेकिन उनके मन में एक बात हमेशा थी, गुजरात लौटना और अपनी बेगुनाही साबित करना। इस दौरान उनके खिलाफ कई लोग बोलने लगे। कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा, अमित शाह का करियर खत्म हो गया, वो अब कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अमित ने इन बातों को नजरअंदाज किया। वो अपनी कानूनी लड़ाई पर ध्यान देते रहे। 2014 में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। सीबीआई की जांच और कोर्ट की सुनवाई के बाद अमित शाह को सोहराबुद्दीन मामले में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ये अमित के लिए एक बड़ी जीत थी। वो न सिर्फ कानूनी तौर पर बरी हुए, बल्कि उनकी छवि भी फिर से मजबूत होने लगी। इस जीत ने उन्हें और हिम्मत दी। वो कहते, जो लोग सच के साथ हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सोहराबुद्दीन मामला अमित शाह का एकमात्र विवाद नहीं था। 2013 में एक और विवाद सामने आया, जिसे स्नूपिंग कांड कहा गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने गुजरात पुलिस का इस्तेमाल करके एक महिला की जासूसी करवाई। ये मामला भी बहुत चर्चा में रहा। विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि अमित शाह ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। इस मामले में भी जांच हुई, लेकिन अमित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी इन विवादों ने उनकी छवि पर असर डाला। कुछ लोग उन्हें एक सख्त और विवादास्पद नेता मानने लगे। श्रोताओं, ये समझना जरूरी है कि अमित शाह का ये दौर आसान नहीं था। एक तरफ वो बीजेपी के लिए रणनीति बना रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें इन कानूनी लड़ाइयों और आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अमित की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी हिम्मत और धैर्य। वो इन विवादों से घबराए नहीं। वो कहते, राजनीति में आलोचना और विवाद तो आते रहते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इन विवादों के बीच भी अमित ने बीजेपी के लिए काम करना नहीं छोड़ा। जब वो गुजरात से बाहर थे, तब भी वो पार्टी के लिए रणनीति बनाते। वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि लोग कहने लगे, अमित शाह भले ही गुजरात से दूर है, लेकिन उनकी सोच बीजेपी को मजबूत कर रही है। इन कानूनी लड़ाइयों ने अमित शाह को कई सबक सिखाए। उन्होंने सीखा कि राजनीति में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति भी जरूरी है। उन्होंने ये भी सीखा कि अगर आप सच के साथ हैं, तो कोई भी आरोप आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकता। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात लौटने की इजाजत दी, तो वो और जोश के साथ लौटे। उन्होंने सरखेज से फिर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
ये जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि उनकी हिम्मत और जिद की जीत थी। इन विवादों का असर अमित की छवि पर तो पड़ा, लेकिन उनकी लोकप्रियता बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच और बढ़ गई। कार्यकर्ता कहते, अमित भाई ने इतने बड़े तूफान को पार किया, फिर भी वो डटे रहे। उनकी ये हिम्मत और मेहनत ने उन्हें बीजेपी में और मजबूत किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमान संभाली, तो उन्होंने अमित शाह को अपनी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया। लेकिन ये कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, अमित शाह का ये दौर हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत और सच के साथ चलते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सोहराबुद्दीन मामले और स्नूपिंग कांड जैसे विवादों ने अमित को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो और मजबूत होकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए, जहां हम बात करेंगे अमित शाह के राष्ट्रीय उभार की, कैसे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कैसे उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला। राष्ट्रीय उभार। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने गुजरात में बड़े विवादों और कानूनी लड़ाइयों का सामना किया। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस और स्नूपिंग कांड जैसे आरोपों ने उनकी जिंदगी को हिला दिया, लेकिन वो हिम्मत और धैर्य के साथ इनसे बाहर निकले। 2014 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और वो गुजरात लौट आए। लेकिन ये उनके सफर का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब अमित शाह ने गुजरात की सीमाओं को तोड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। कैसे उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और कैसे उनकी रणनीति ने पार्टी को देश के कोने कोने में पहुंचाया। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने अपनी चतुराई और मेहनत से भारतीय राजनीति को नया आकार दिया। तो चलिए इस रोचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। 2012 में जब अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात लौटने की इजाजत दी, तो वो और जोश के साथ लौटे। उन्होंने सरखेज से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन अब उनका लक्ष्य सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था। वो जानते थे कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। उस समय बीजेपी एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा अभी भी कायम था। 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा था और बीजेपी को एक ऐसी रणनीति की जरूरत थी जो उसे पूरे देश में सत्ता तक ले जाए। 2013 में अमित शाह को एक बड़ा मौका मिला। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। ये उनके लिए एक नई जिम्मेदारी थी। अब उन्हें सिर्फ गुजरात नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए रणनीति बनानी थी। नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को अपनी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अमित को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जटिल राज्य की जिम्मेदारी दी। श्रोताओं, जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का दिल है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और जो पार्टी यहाँ जीतती है वो अक्सर केंद्र में सरकार बनाती है। लेकिन 2013 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वहां दबदबा था। कांग्रेस भी अपनी पकड़ बनाए हुए थी। ऐसे में अमित शाह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा दिया गया। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करना किसी जंग से कम नहीं था। अमित शाह ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां की राजनीति को समझने में जुट गए। उन्होंने हर जिले, हर गांव का अध्ययन किया। वो जानना चाहते थे कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है और बीजेपी कैसे उनका भरोसा जीत सकती है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उन्हें साफ निर्देश दिए, हर गांव, हर मोहल्ले में जाओ, लोगों से मिलो, उनकी बात सुनो। अमित की रणनीति थी कि बीजेपी को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की। वो कार्यकर्ताओं को छोटी छोटी टोलियां बनाकर काम करने को कहते। हर टोली का एक लक्ष्य होता, गांव में जाकर लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करना। अमित ने यह भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी का संदेश हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या महिलाएं हो। उन्होंने नरेंद्र मोदी के विकास और अच्छे दिन के नारे को घर घर तक पहुंचाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति ने कमाल कर दिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। पूरे देश में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर अकेले दम पर सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह की रणनीति की हर जगह तारीफ हुई। लोग कहने लगे, अमित शाह एक जादूगर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे मुश्किल राज्य में बीजेपी को जीत दिला दी। इस जीत के बाद अमित शाह को 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये उनके लिए एक और बड़ा मौका था। अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बीजेपी को पूरे देश में मजबूत करें। अमित ने इस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत से निभाया। उन्होंने बीजेपी के संगठन को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू किया, जिसके तहत लाखों नए लोग बीजेपी से जुड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया ताकि वे हर में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अमित शाह की रणनीति का एक और खास पहलू था क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ रणनीति बनाना। उस समय कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत थी। मसलन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके और बिहार में आरजेडी और जेडीयू का दबदबा था। अमित ने इन राज्यों में बीजेपी की जड़ें जमाने की ठानी। वो हर राज्य में जाते, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। वो कहते, बीजेपी को हर गांव, हर शहर में पहुंचना है। हमें हर वर्ग, हर समुदाय का भरोसा जीतना है। 2014 से 2019 तक अमित शाह ने बीजेपी को कई राज्यों में मजबूत किया। असम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। ये अमित शाह की रणनीति का कमाल था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सिखाया कि कैसे स्थानीय मुद्दों को उठाकर लोगों का भरोसा जीता जाए। मसलन असम में उन्होंने चाय बागान मजदूरों की समस्याओं को उठाया और त्रिपुरा में स्थानीय संस्कृति को सम्मान देकर लोगों से जुड़े। 2019 का लोकसभा चुनाव अमित शाह के लिए एक और बड़ी परीक्षा था। 2014 में बीजेपी की जीत को कई लोग नरेंद्र मोदी की लहर मानते थे, लेकिन 2019 में अमित शाह को यह साबित करना था कि बीजेपी की ताकत सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि एक मजबूत संगठन है। उन्होंने फिर से अपनी रणनीति का जादू दिखाया। उन्होंने हर राज्य, हर सीट का बारीकी से अध्ययन किया। वो कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देते, हर वोटर तक पहुंचो, उनकी बात सुनो और उन्हें बीजेपी के पक्ष में लाओ। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 2014 से भी बड़ी जीत थी। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी ने 62 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल जैसे मुश्किल राज्य में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। लोग कहने लगे, अमित शाह ने भारतीय राजनीति को बदल दिया। वो एक ऐसे रणनीतिकार है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। श्रोताओं, अमित शाह की इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत और चतुराई थी। वो हर को एक शतरंज के खेल की तरह खेलते। वो हर सीट, हर गांव, हर वोटर का हिसाब रखते। वो जानते थे कि कहां कितने वोटर हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है।
उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि विपक्षी पार्टियां उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। लेकिन इस राष्ट्रीय उभार के साथ साथ अमित शाह को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहते अमित शाह की रणनीति बहुत आक्रामक है, वो सिर्फ जीतने के लिए काम करते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ लोग उनकी सख्त छवि को लेकर सवाल उठाते, लेकिन अमित इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते। वो कहते, मेरा काम मेरी पार्टी और मेरे देश के लिए है, लोग चाहे जो कहें, मुझे अपने लक्ष्य से मतलब है। 2014 और 2019 की जीत ने अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य बना दिया। लोग कहने लगे कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा है तो अमित शाह उसकी रीढ़ है। उनकी रणनीति ने बीजेपी को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं हुआ। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया। ये उनके लिए एक नई जिम्मेदारी थी, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। श्रोताओं, अमित शाह का ये राष्ट्रीय उभार हमें सिखाता है कि मेहनत, रणनीति और हिम्मत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति जो कभी साइकिल पर पर्चे बांटता था, उसने पूरे देश में बीजेपी की धाक जमाई। लेकिन ये सफर बिना चुनौतियों के नहीं था। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अमित शाह के गृह मंत्री बनने की। कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, नागरिकता संशोधन कानून लाए और कैसे इन फैसलों ने देश में हलचल मचा दी। तो तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे अमित शाह ने भारत की राजनीति और सुरक्षा को नया आकार दिया। गृह मंत्री के रूप में भूमिका। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी रणनीति ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का उनका सफर मेहनत और चतुराई की मिसाल है। लेकिन 2019 में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जब उन्हें भारत का गृह मंत्री बनाया गया। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसने न सिर्फ उनकी काबिलियत की परीक्षा ली, बल्कि भारतीय राजनीति को भी नया आकार दिया। आज हम बात करेंगे अमित शाह के गृह मंत्री के रूप में उनके काम की, उनके बड़े फैसलों, उपलब्धियों और उन चुनौतियों की जिनका उन्होंने सामना किया। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने देश की सुरक्षा और एकता के लिए बड़े कदम उठाए, भले ही इसके लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए इस रोचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राज्यों के साथ समन्वय का काम देखता है। अमित शाह के लिए ये एक नया मौका था जिसमें वह अपनी रणनीति और नेतृत्व का इस्तेमाल पूरे देश के लिए कर सकते थे। लेकिन ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी। देश में कई चुनौतियां थी। आतंकवाद, सांप्रदायिक तनाव, उत्तर पूर्व में उग्रवाद और जम्मू कश्मीर में अशांति। अमित शाह ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने काम में जुट गए। उनका पहला बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। श्रोताओं, धारा 370 क्या थी? इसे आसान शब्दों में समझते हैं। धारा 370 भारत के संविधान का एक हिस्सा थी जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और भारत के कई कानून वहां लागू नहीं होते थे। कई लोग मानते थे कि ये विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को देश से अलग करता है और वहां विकास में बाधा डालता है। लेकिन इसे हटाना आसान नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि सरकार धारा 370 को हटा रही है। साथ ही धारा 35 को भी खत्म किया गया, जो जम्मू कश्मीर में संपत्ति और नौकरी के अधिकारों को सीमित करता था।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। अमित शाह ने संसद में कहा, धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद की ओर धकेला। अब समय आ गया है कि इसे हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। श्रोताओं, जरा सोचिए, ये फैसला कितना बड़ा था। धारा 370 को हटाने की बात तो कई सालों से होती थी, लेकिन कोई सरकार इसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अमित शाह ने न सिर्फ इस फैसले को लागू किया, बल्कि इसे संसद में पास करवाने के लिए पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया और देश को विश्वास दिलाया कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के विकास और एकता के लिए जरूरी है। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए। वहां के लोगों को अब भारत के बाकी हिस्सों की तरह सभी अधिकार मिलने लगे। केंद्र सरकार ने विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण। लेकिन ये फैसला बिना विवाद के नहीं था। कुछ लोग और विपक्षी पार्टियां इसे गलत मानती थी। उनका कहना था कि धारा 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ेगा। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। अमित शाह ने इन विरोधों का जवाब शांत और दृढ़ता से दिया। वो कहते, हमने ये फैसला देश की एकता और विकास के लिए लिया है। कुछ समय की मुश्किलें हमें डरने नहीं देंगी। धारा 370 के बाद अमित शाह का दूसरा बड़ा फैसला था नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए। ये कानून दिसंबर 2019 में संसद में पास हुआ। सीए का मकसद था कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाए जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपने देश छोड़कर आए थे। अमित शाह ने संसद में कहा, यह कानून उन लोगों के लिए है जो अपने देश में सताए गए और जिनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। लेकिन सीए को लेकर देश में बहुत बड़ा विवाद हुआ। कुछ लोग मानते थे कि यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम जैसे कई राज्यों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। विपक्षी पार्टियों ने अमित शाह और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीए देश के संविधान के खिलाफ है। अमित शाह ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा, सीए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। ये उन लोगों को सम्मान देने के लिए है जो भारत में शरण लेने आए। श्रोताओं, ये समझना जरूरी है कि सीए जैसे फैसले लेना आसान नहीं था। अमित शाह को पता था कि इससे विवाद होगा, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने देश भर में सभाएं की और लोगों को समझाया कि सीए का मकसद देश की एकता और मानवता की रक्षा करना है। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों ने उनकी छवि पर असर डाला। कुछ लोग उन्हें एक सख्त और विवादास्पद नेता मानने लगे। फिर भी अमित शाह ने अपने काम पर ध्यान रखा। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की एक और बड़ी उपलब्धि थी आपराधिक कानूनों में सुधार। 2023 में उन्होंने 3 नए कानून पेश किए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून पुराने अंग्रेजी जमाने के कानूनों की जगह लाए गए। इनका मकसद था कि भारत का आपराधिक न्याय सिस्टम तेज, निष्पक्ष और आधुनिक हो। अमित शाह ने संसद में कहा, ये कानून भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि हर नागरिक को जल्दी और सही इंसाफ मिले। इन कानूनों में कई बड़े बदलाव थे। मसलन, अब पुलिस को जांच जल्दी पूरी करनी होती है और अदालतों को जल्दी फैसले सुनाने होते हैं। आतंकवाद और संगठित अपराध के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। इन सुधारों की कई लोग तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि इससे भारत का कानून सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन कुछ लोग इसे सख्त मानते हैं और कहते हैं कि इससे पुलिस को ज्यादा ताकत मिल जाएगी।
अमित शाह ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा, हमारा मकसद अपराध को रोकना और इंसाफ देना है, न कि किसी का दमन करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी अमित शाह ने कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए कई ऑपरेशन किए गए। उन्होंने एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और मजबूत किया ताकि आतंकवाद और संगठित अपराध पर लगाम लगाई जा सके। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को कम करने के लिए भी उन्होंने कई समझौते किए। मसलन असम और त्रिपुरा में कई उग्रवादी समूहों ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में शामिल हो गए। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ अमित शाह को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सीए और धारा 370 जैसे फैसलों के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे इसका एक उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की नीतियों ने समाज में तनाव बढ़ाया। अमित शाह ने इन दंगों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, लेकिन उनकी आलोचना भी हुई। कुछ लोग कहते अमित शाह की नीतियां समाज को बांटती हैं, लेकिन अमित शाह का जवाब था, हमारा मकसद देश को एकजुट करना है, न कि बांटना। उत्तर पूर्व में उग्रवाद और मणिपुर जैसे राज्यों में तनाव भी अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती रहे। उन्होंने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कई बार स्थानीय नेताओं और समुदायों से बात की, लेकिन इन समस्याओं का पूरी तरह हल निकालना आसान नहीं था। फिर भी अमित शाह ने इन चुनौतियों का सामना धैर्य और रणनीति से किया। श्रोताओं, अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में ये दौर हमें सिखाता है कि बड़े फैसले लेने के लिए हिम्मत और दूरदर्शिता चाहिए। धारा 370, सीए और आपराधिक कानून सुधार जैसे कदमों ने भारत की दिशा बदली, लेकिन इन फैसलों ने अमित शाह को विवादों में भी डाला। कुछ लोग उन्हें एक साहसी नेता मानते हैं जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाता है। कुछ लोग उनकी सख्त नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन अमित शाह इन सब के बीच अपने काम पर अड़िग रहे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अमित शाह के निजी जीवन और उनकी नेतृत्व शैली की। कैसे वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनकी रणनीति और अनुशासन की लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं, और सबसे जरूरी, उनकी छवि को लोग कैसे देखते हैं। ये सब हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो तैयार रहिए श्रोताओं, क्योंकि ये कहानी अभी और रोचक होने वाली है। निजी जीवन और नेतृत्व शैली। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में भारत की राजनीति और सुरक्षा को नया आकार दिया। धारा 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन कानून लाना और आपराधिक कानूनों में सुधार जैसे बड़े फैसलों ने उन्हें एक साहसी और सख्त नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन इन सब के बीच हमने उस व्यक्ति को कम ही जाना जो इन बड़े फैसलों के पीछे है। अमित शाह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पति, पिता और एक साधारण इंसान भी है। आज हम बात करेंगे उनके निजी जीवन की, उनके परिवार के साथ उनके रिश्ते की और उनकी उस नेतृत्व शैली की जिसने उन्हें चाणक्य का खिताब दिलाया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि लोग और मीडिया उन्हें कैसे देखते हैं। तो चलिए इस रोचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह का जन्म एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था और उनके जीवन में सादगी और अनुशासन हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। भले ही वो आज देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है, लेकिन उनके निजी जीवन में वही सादगी दिखती है जो उनके बचपन में थी। अमित शाह की शादी सोनलबेन शाह से हुई है। सोनलबेन एक साधारण और शांत स्वभाव की महिला है जो अपने परिवार को संभालती है और ज्यादा सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करती। अमित और सोनलबेन का रिश्ता एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की मिसाल है। वो अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद परिवार के लिए समय निकालते हैं। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसके कंधों पर देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपने परिवार के लिए कैसे समय निकालता होगा। अमित शाह के करीबी लोग बताते हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत योग
और ध्यान से करते हैं और फिर अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हैं। सोनलबेन उनके लिए एक मजबूत सहारा रही है। जब अमित शाह सोहराबुद्दीन मामले जैसे विवादों में फंसे थे, तब सोनलबेन ने उनका हौसला बढ़ाया। वो कहती थी, सच हमेशा जीतता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये समर्थन अमित के लिए बहुत मायने रखता था। उनका एक बेटा है, जय शाह, जो आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव है। जय शाह ने भी अपने पिता की तरह मेहनत और अनुशासन से अपनी जगह बनाई है। लेकिन जय की सफलता को लेकर भी कुछ विवाद हुए। कुछ लोग कहते हैं कि जय को BCCI में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पिता की वजह से मिली, लेकिन अमित शाह इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। वो कहते हैं, मेरा बेटा अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। अमित और जय का रिश्ता बहुत करीबी है। जय बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। अमित शाह का निजी जीवन बहुत सादा है। वो ज्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करते। उनके करीबी लोग बताते हैं कि वो सादा खाना पसंद करते हैं। गुजराती खाना जैसे ढोकला, खिचड़ी और कढ़ी। वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से ये समय कम ही मिलता है। फिर भी वो अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए परिवार वो ताकत है जो उन्हें मुश्किल समय में हिम्मत देता है। अब बात करते हैं अमित शाह की नेतृत्व शैली की। अगर आप किसी से पूछे कि अमित शाह को चाणक्य क्यों कहा जाता है, तो जवाब होगा उनकी रणनीति, अनुशासन और दूरदर्शिता। अमित शाह एक ऐसे नेता है जो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। वो हर स्थिति को एक शतरंज के खेल की तरह देखते हैं। वो पहले से ही अपनी चालें तय कर लेते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों की चालों का भी हिसाब रखते हैं। उनकी नेतृत्व शैली की सबसे बड़ी खासियत है उनका अनुशासन। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं और हर काम को समय पर पूरा करते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से भी यही उम्मीद रखते हैं। वो कहते हैं, अगर हम अनुशासित नहीं होंगे तो हमारा संगठन कमजोर हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता बताते हैं कि अमित शाह की सभाओं में कोई देरी नहीं होती। वो समय के बहुत पक्के हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी समय का महत्व सिखाते हैं। उनकी दूसरी खासियत है उनकी रणनीतिक सोच। चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, अमित शाह ने हर बार अपनी रणनीति से सबको चौंकाया। वो हर राज्य, हर जिले और हर गांव का बारीकी से अध्ययन करते हैं। वो जानते हैं कि कहां कितने वोटर हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। वो अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देते हैं, हर वोटर तक पहुंचो, उनकी बात सुनो और उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ो। उनकी ये रणनीति इतनी सटीक होती है कि विपक्षी पार्टियां उनके सामने टिक नहीं पाती। अमित शाह की तीसरी खासियत है उनकी प्रगतिशीलता। वो पुराने तरीकों पर भरोसा नहीं करते। वो हमेशा नए विचारों और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मसलन 2014 और 2019 के चुनावों में उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सिखाया कि कैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक बीजेपी का संदेश पहुंचाया जाए। वो कहते, हमें समय के साथ चलना होगा। अगर हम नए तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन अमित शाह की नेतृत्व शैली की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जमीन से जुड़ाव। भले ही वो आज देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक साधारण कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हैं। वो हर कार्यकर्ता का नाम याद रखते हैं। वो उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, अमित भाई हमारे लिए एक परिवार की तरह हैं। वो हमें सिर्फ आदेश नहीं देते, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हालांकि अमित शाह की छवि को लेकर लोग दो तरह की राय रखते हैं। कुछ लोग उन्हें एक साहसी और चतुर नेता मानते हैं जो देश के लिए बड़े फैसले लेता है। वो उनकी तारीफ करते हैं कि कैसे उन्होंने धारा 370 हटाई, CA लाया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
लेकिन कुछ लोग उनकी सख्त छवि की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह की नीतियां समाज में तनाव बढ़ाती है। मसलन सीए और धारा 370 जैसे फैसलों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने उनकी छवि को एक विवादास्पद नेता के रूप में पेश किया। मीडिया में भी अमित शाह की छवि को लेकर दो तरह की बातें होती हैं। कुछ अखबार और चैनल उन्हें मोदी का सबसे भरोसेमंद सिपाही कहते हैं। वो उनकी रणनीति और मेहनत की तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ मीडिया हाउस उनकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह की नीतियां और सख्त रवैया देश को बांटता है। अमित शाह इन आलोचनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं, मेरा काम देश की सेवा करना है। लोग चाहे जो कहें, मुझे अपने लक्ष्य से मतलब है। श्रोताओं, अमित शाह का निजी जीवन और नेतृत्व शैली हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने काम पर अडिग रहे। वो अपने परिवार को उतना ही महत्व देता है जितना अपने देश को। वो अनुशासित, चतुर और जमीन से जुड़ा हुआ है। उनकी जिंदगी हमें दिखाती है कि मेहनत और धैर्य से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन उनकी छवि को लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं और यही उनकी जिंदगी को और रोचक बनाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अमित शाह की भविष्य की विरासत की। वो भारतीय राजनीति में आगे क्या भूमिका निभाएंगे, उनके फैसले देश को कैसे प्रभावित करेंगे और सबसे जरूरी, इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। ये सब हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो तैयार रहिए श्रोताओं, क्योंकि ये कहानी अभी और रोचक होने वाली है। भविष्य की विरासत और दृष्टिकोण। पिछले अध्याय में हमने अमित शाह के निजी जीवन और उनकी अनोखी नेतृत्व शैली को जाना। एक साधारण परिवार से आने वाला ये व्यक्ति, जो कभी गुजरात के गांवों में साइकिल पर पर्चे बांटता था, आज भारत का गृह मंत्री है। धारा 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून लाने और आपराधिक कानूनों में सुधार जैसे उनके बड़े फैसलों ने देश की दिशा बदली। उनकी सख्त और चतुर छवि ने उन्हें चाणक्य का खिताब दिलाया, लेकिन साथ ही विवादों में भी लपेटा। आज हम बात करेंगे अमित शाह की भविष्य की विरासत की। वो भारतीय राजनीति में आगे क्या भूमिका निभाएंगे, उनके फैसले देश को लंबे समय तक कैसे प्रभावित करेंगे और सबसे जरूरी, इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने अपने काम से भारत की राजनीति को नया आकार दिया और जिसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। तो चलिए इस रोचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह आज 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और जुनून में कोई कमी नहीं आई। 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद से उन्होंने देश की सुरक्षा और एकता के लिए कई बड़े कदम उठाए। लेकिन सवाल यह है कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या वो सिर्फ गृह मंत्री के रूप में ही जाने जाएंगे या उनकी जिंदगी में और बड़े रोल बाकी हैं? कई लोग मानते हैं कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी मानसा के छोटे से गांव में खेलता था, वो देश का प्रधानमंत्री बने। ये कितनी प्रेरणादायक बात होगी। लेकिन क्या ये संभव है? इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय राजनीति बहुत जटिल है। नरेंद्र मोदी आज बीजेपी और देश के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन जब भविष्य में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के बाद एक नए नेता की जरूरत होगी, तो अमित शाह का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। उनकी रणनीति, अनुशासन और संगठन को मजबूत करने की काबिलियत उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। अमित शाह ने बीजेपी को सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी रणनीति ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीजेपी को मजबूत किया, जहां पहले पार्टी की पकड़ कम थी। उनकी ये क्षमता उन्हें भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार करती है।
लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। भारतीय राजनीति में कई अन्य नेता और पार्टियां हैं जो बीजेपी और अमित शाह के सामने चुनौतियां खड़ी करेंगी। फिर भी अगर कोई नेता इन चुनौतियों को पार कर सकता है तो वो अमित शाह है। अब बात करते हैं उनके फैसलों के लंबे समय तक प्रभाव की। अमित शाह के सबसे बड़े फैसलों में से एक था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। यह फैसला 2019 में लिया गया और इसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का पूरी तरह अभिन्न हिस्सा बन गया। कई लोग मानते हैं कि यह फैसला जम्मू कश्मीर में विकास और शांति लाएगा। वहां नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन रही हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला तनाव भी पैदा कर सकता है। जम्मू कश्मीर में अभी भी पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हुई है। अमित शाह का कहना है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और समय के साथ जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून सीए भी उनकी विरासत का एक बड़ा हिस्सा होगा। इस कानून ने पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता खोला। अमित शाह का मानना था कि ये कानून उन लोगों के लिए जरूरी था जो अपने देश में सताए गए। लेकिन इस कानून ने देश में बड़े विरोध प्रदर्शन भी करवाए। कुछ लोग इसे धर्म के आधार पर भेदभाव वाला मानते हैं। भविष्य में इतिहास ये देखेगा कि सीए ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर क्या असर डाला। क्या ये कानून शरणार्थियों के लिए एक नई उम्मीद बना या ये समाज में तनाव का कारण बना? ये समय बताएगा। आपराधिक कानून सुधार भी अमित शाह की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2023 में लाए गए 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भारत के पुराने आपराधिक कानूनों को बदल दिया। इन कानूनों का मकसद था कि भारत का न्याय सिस्टम तेज, निष्पक्ष और आधुनिक हो। कई लोग मानते हैं कि ये कानून अपराध को कम करने और इंसाफ को आसान बनाने में मदद करेंगे। लेकिन कुछ लोग इन्हें सख्त मानते हैं और कहते हैं कि इससे पुलिस को ज्यादा ताकत मिल सकती है। भविष्य में ये कानून भारत की कानून व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे, ये अमित शाह की विरासत का एक बड़ा हिस्सा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अमित शाह के काम को भी लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए कई ऑपरेशन किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को और मजबूत किया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवादी समूहों के साथ समझौते किए गए, जिससे कई उग्रवादी मुख्य धारा में लौट आए। ये कदम भारत को और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी है। मणिपुर जैसे राज्यों में तनाव और हिंसा को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है। अमित शाह की नीतियों का असर भविष्य में देश की सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। अब सवाल यह है कि इतिहास अमित शाह को कैसे याद करेगा। कुछ लोग उन्हें एक साहसी और दृढ़ नेता के रूप में देखते हैं, जिसने देश की एकता और सुरक्षा के लिए बड़े फैसले लिए। धारा 370, सीए और कानून सुधार जैसे कदमों ने भारत की दिशा बदली। उनकी रणनीति ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। लोग कहते हैं अमित शाह ने भारतीय राजनीति को नया आकार दिया। वो एक ऐसे नेता है जो डरते नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह की नीतियां समाज में तनाव बढ़ाती है। सीए और धारा 370 जैसे फैसलों ने विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया। कुछ लोग उनकी सख्त छवि को लेकर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं अमित शाह की रणनीति सिर्फ जीतने के लिए है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतिहास शायद उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगा जिसने बड़े बदलाव लाए, लेकिन जिसकी नीतियों ने समाज को बांटा भी। श्रोताओं, ये समझना जरूरी है कि कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता। हर बड़े नेता की तरह अमित शाह की भी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। उनकी ताकत है उनकी रणनीति, अनुशासन और देश के लिए बड़ा सोचने का जुनून।
उनकी कमजोरी शायद उनकी सख्त छवि है, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन एक बात तो साफ है, अमित शाह ने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियां अलग अलग नजरिए से देखेंगी। कुछ लोग उन्हें एक क्रांतिकारी नेता मानेंगे, तो कुछ लोग उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे। भविष्य में अमित शाह की भूमिका क्या होगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, वो रुकने वालों में से नहीं है। उनकी मेहनत और चतुराई ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, और वो भविष्य में भी देश के लिए काम करते रहेंगे। शायद वो बीजेपी को और मजबूत करेंगे, या शायद वो देश की और बड़ी जिम्मेदारी लेंगे। उनकी दृष्टि है एक ऐसा भारत जो मजबूत, एकजुट और सुरक्षित हो। वो चाहते हैं कि हर भारतीय को सम्मान और अवसर मिले। श्रोताओं, अमित शाह की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और धैर्य चाहिए। एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का जो कभी मानसा की गलियों में खेलता था, आज देश की दिशा तय कर रहा है। उनकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अगले अध्याय में हम अमित शाह की पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उनके संघर्ष, उपलब्धियां और विवादों ने उन्हें एक अनोखा नेता बनाया। साथ ही हम ये भी सोचेंगे कि उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो तैयार रहिए श्रोताओं, क्योंकि ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। निष्कर्ष, हमने अमित शाह के जीवन की एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा को एक साथ जिया। गुजरात के छोटे से गांव मानसा की मिट्टी से शुरू हुआ ये सफर आज भारत के गृह मंत्रालय की कुर्सी तक पहुंचा है। एक साधारण परिवार का लड़का जो कभी साइकिल पर गांव-गांव पर्चे बांटता था, आज देश की दिशा तय कर रहा है। हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने आरएसएस और एबीवीपी के साथ अपने पहले कदम रखे, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर गुजरात में बीजेपी को मजबूत किया, और कैसे उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। गृह मंत्री के रूप में उनके बड़े फैसलों, धारा 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन कानून और आपराधिक कानून सुधार ने भारत की राजनीति को नया आकार दिया। लेकिन इस सफर में विवाद और चुनौतियां भी कम नहीं थी। सोहराबुद्दीन शेख मामले से लेकर सीए तक अमित शाह ने हर तूफान का सामना किया और आगे बढ़े। आज इस अंतिम अध्याय में हम उनकी इस यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे और सोचेंगे कि उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। अमित शाह की जिंदगी एक मिसाल है कि मेहनत, हिम्मत और अनुशासन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। मानसा के उस छोटे से लड़के ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन भारत का गृह मंत्री बनेगा, लेकिन उनके मन में एक जुनून था देश को मजबूत बनाने का। इस जुनून ने उन्हें आरएसएस की शाखाओं से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करवाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास न तो बड़ा नाम था, न ही पैसे की ताकत, उसने सिर्फ अपनी मेहनत और चतुराई से भारतीय राजनीति को बदल दिया। 2014 और 2019 के चुनावों में उनकी रणनीति ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धारा 370 और सीए जैसे फैसलों ने देश की दिशा बदली, लेकिन इन सब के साथ विवाद भी आए। कुछ लोग उन्हें एक साहसी नेता मानते हैं जो देश के लिए बड़े कदम उठाता है। कुछ लोग उनकी सख्त नीतियों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उनके फैसले समाज में तनाव बढ़ाते हैं। लेकिन अमित शाह इन आलोचनाओं से कभी नहीं डरे। वो कहते थे, मेरा काम देश की सेवा करना है, लोग चाहे जो कहें, मुझे अपने लक्ष्य से मतलब है। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक है धैर्य और दृढ़ता। सोहराबुद्दीन मामले में जब उन्हें जेल जाना पड़ा और गुजरात से बाहर निकाला गया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित की और मजबूत होकर लौटे। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी,
लेकिन अगर आप सच के साथ हैं, तो कोई भी आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकता। अमित शाह की विरासत को लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग उन्हें एक क्रांतिकारी नेता मानते हैं, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। कुछ लोग उनकी नीतियों को विवादास्पद मानते हैं और कहते हैं कि उनके फैसलों ने समाज में बंटवारा बढ़ाया। इतिहास शायद उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगा जिसने बड़े बदलाव लाए, लेकिन जिसके फैसलों ने सवाल भी खड़े किए। उनकी विरासत का असली मूल्यांकन समय करेगा। अमित शाह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता या जीत का नाम नहीं है। ये अपने लोगों के लिए काम करने, उनकी समस्याएं सुनने और देश को बेहतर बनाने का जुनून है। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा एक परिवार की तरह माना। वो हर कार्यकर्ता का नाम याद रखते थे, उनकी बात सुनते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। उनकी ये जमीन से जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। श्रोताओं, अमित शाह की जिंदगी हमें प्रेरणा देती है कि सपने चाहे जितने बड़े हों, उन्हें पूरा करना संभव है। वो हमें सिखाते हैं कि मेहनत, अनुशासन और हिम्मत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चाहे वो गुजरात में बीजेपी को मजबूत करना हो, 2014 और 2019 में ऐतिहासिक जीत हासिल करना हो, या धारा 370 जैसे साहसिक फैसले लेना हो, अमित शाह ने हर कदम पर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर नेता की जिंदगी में विवाद और आलोचनाएं आती है, लेकिन एक सच्चा नेता वही है जो इन आलोचनाओं से डरे बिना अपने रास्ते पर चलता रहे। अमित शाह ने यही किया। वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें आई। तो श्रोताओं, अमित शाह की इस यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? ये कि अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और हिम्मत की जरूरत होती है। ये कि अपने देश और समाज के लिए कुछ करने का जुनून आपको सबसे मुश्किल रास्तों से भी निकाल सकता है। और सबसे जरूरी ये कि एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है अगर वो अपने इरादों पर पक्का हो। अमित शाह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो आज भी देश की सेवा में जुटे हैं और शायद भविष्य में और बड़े कदम उठाए। लेकिन उनकी अब तक की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। ये ऑडियो बुक यही समाप्त होती है, लेकिन अमित शाह की कहानी का प्रभाव आपके दिल में रह जाएगा। अमित शाह, एक राजनेता का सफर यही समाप्त होता है। उनकी कहानी हमें मेहनत और हिम्मत का पाठ पढ़ाती है। द बेटर वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचे। धन्यवाद।